नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आईटीएटी बेंगलोर का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट निकल कर आ रहा है। अब इस जजमेंट के तहत अगर आपने किसी से लोन लिया है यानी पैसा उधार पर लिया है और उस पर कोई भी ब्याज आप नहीं चुका रहे, तो अब आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। यानी उस लोन को सरकार जो है अब गिफ्ट मानकर आपकी इनकम में एडिशन कर देगी। तो बहुत लोग जो है वो कई बार किसी से लोन ले लेते हैं, अपने रिलेटिव से ले लेते हैं, अपने फ्रेंड से ले लेते हैं, उनको ब्याज बिल्कुल नहीं देते। लेकिन अगर आप ऐसे ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस केस में आपका एडिशन हो जाएगा। अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट या अनएक्सप्लेन मनी मानकर आपके इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और उस पर टैक्स आपको भरना पड़ सकता है। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 के तहत इसे गिफ्ट मान लिया जाएगा, यानी एडिशन जो है वो गिफ्ट के रूप में कर दिया जाएगा। यह मान लिया जाएगा जो भी पैसा आपने अपने फ्रेंड से लिया है या किसी रिलेटिव से लिया है, जो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं है, उनसे अगर आपने लिया है तो यह आपका गिफ्ट मानकर एडिशन कर दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट निकल के आया है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इस कंप्लीट जजमेंट के बारे में कि क्या पूरा जजमेंट दिया गया है, कौन सा इशू है इस केस के अंदर और लेटेस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं केस की डिटेल्स के बारे में। इस केस जो रजिस्टर किया गया है वो आईटीएटी बेंगलुरु के अंदर किया गया है। असेसमेंट ईयर 15-16 का ये केस है। जो एप्लेंट यानी एसएससी इंदिरा रमैया इस केस की एप्लेंट है। इस केस का जो डिसीजन है वो 3 जून 2024 यानी लेटेस्ट जजमेंट आया है और इस केस का जो नंबर है 507 बेंगलुरु 2024। आइए जानते हैं सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या ग्राउंड्स रखे गए हैं, यानी जो अपील करी गई है जिसके अंदर 2 बेसिक ग्राउंड रखे गए हैं। पहला जो ग्राउंड है जो ज्वेलरी रिलेटेड है कि एसएससी ने ज्वेलरी बेची है 14 से 15 लाख रुपए तक की, उसका एडिशन जो है वो सीआईटी अपील के अंदर किया गया है। यानी एओ ने एडिशन किया, उसके बाद सीआईटी अपील में भी उसको कंफर्म किया गया है। इसके अलावा एसएससी द्वारा इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी गई है, उसके रिलेटेड भी एडिशन किया गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं फैक्ट ऑफ द केस के बारे में। तो इस केस के अंदर जो एसएससी है यानी इंद्रानी रमैया है, जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करी थी फाइनेंशियल ईयर 14-15 की। अब एओ को इनके कुछ ट्रांजैक्शन नजर आए जिस वजह से एओ ने इन्हें नोटिस भेजी और उसके अंदर इनके ट्रांजैक्शन बताए कि आपने ये ट्रांजैक्शन किए हैं लेकिन अभी तक आपने अपनी आईटीआर जो है वो सबमिट नहीं करी है। अब इन ट्रांजैक्शन में 4 जो ट्रांजैक्शन बताए गए हैं इस नोटिस के अंदर, इसमें से पहला ट्रांजैक्शन है वो है इन्होंने टाइम डिपॉजिट करी है। 1 लाख रुपए से ज्यादा की इन्होंने टाइम डिपॉजिट करी है, अराउंड 6.86 करोड़ की टाइम डिपॉजिट करी है। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे, इसका सोर्स बताएं। जो सेकंड ट्रांजैक्शन किया गया है वो है कैश परचेज किया गया है, गोल्ड और ज्वेलरी जो है वो परचेज करी गई है इनके द्वारा, इनके पैन द्वारा। अराउंड 14,33,000 की जो ज्वेलरी है वो परचेज करी है, जिसके रिगार्डिंग भी इनको जो है जवाब देना होगा। तीसरा जो ट्रांजैक्शन है इनका टीडीएस डिडक्ट हुआ है सेक्शन 194A के अंदर, जिसके अंदर इंटरेस्ट अराउंड 5.5 लाख रुपए जो इंटरेस्ट है वो जो है इस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो इसका भी ब्यौरा दे, इसकी भी सोर्स बताए। इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है 1% की रेट के हिसाब से 194IA के अंदर, जिसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी वो 1.56 करोड़ की थी। तो ये 4 मेन ट्रांजैक्शन जो थे वो इन्होंने किए थे लेकिन आईटीआर नहीं भरी थी। तो एसएससी द्वारा जो आईटीआर भरी गई 15 से 16 लाख रुपए तक की आईटीआर भरने के बाद इन्होंने इन चारों क्वेश्चन का जवाब दिया, रिप्लाई दिया। और क्या रिप्लाई दिया वो जानते हैं। पहला इन्होंने जवाब दिया जो टर्म डिपॉजिट करी गई है 6 करोड़ से ज्यादा की, वो टर्म डिपॉजिट इनके जो है रिन्यू टर्म डिपॉजिट है, यानी रिन्यू एफडी है। ये कोई नई फ्रेश एफडी नहीं करी गई है। बैंक ने जो रिपोर्ट करी है वो रिन्यू एफडी की है, ये कोई नई एफडी क्रिएट नहीं करी गई है। इनके फादर का बैंक अकाउंट था तो इनके फादर से उनको जो है गिफ्ट इनहेरिटेंस के रूप में ये पैसा मिला है, इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। ये पहले से ही 2007 से चल रहा था, जहां पर ब्याज लग लग कर ये इतनी वैल्यू हो चुकी है। तो ये रिन्यू करी हुई फिक्स डिपॉजिट है, ना कि कोई नई फिक्स डिपॉजिट है।
सेकंड जो क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया कि जो भी ज्वेलरी परचेज हुई है उनके पैन पर उन्हें पता ही नहीं है उस बारे में। इनकम टैक्स की नोटिस में कहा गया है कि उनके पैन द्वारा जो है कैश ज्वेलरी परचेज करी है, पर उन्हें इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। उन्होंने कोई भी कैश ज्वेलरी जो है परचेज नहीं करी है। उनका पैन का मिसयूज हुआ है, किसी ने गलत तरीके से उनका पैन का यूज करके जो ज्वेलरी है वो परचेज करी है। अब तीसरा जो सवाल था जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो इंटरेस्ट 194A के तहत डिडक्ट हुआ है वो वही एफडी का ही इंटरेस्ट है, जिसको ऑलरेडी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। चौथा जो पॉइंट था इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उन्होंने बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो थी वो अराउंड 3 करोड़ की थी, जिसमें से उसका 50% शेयर था। श्रीनिवासन ने उस प्रॉपर्टी जॉइंट होल्डर है, उन्होंने अपने ही जॉइंट अकाउंट से जो है पेमेंट कर दी थी, और जो भी पैसा अभी भी जो है लोन आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है मेरे अकाउंट में, श्रीनिवासन के अकाउंट में, कंफर्मेशन लेटर जो है वो एसएससी ने श्रीनिवासन का दे दिया है कि अभी भी लोन जो है वो आउटस्टैंडिंग खड़ा है, इंटरेस्ट फ्री लोन ये है। दोस्तों इन चारों सवालों का जो जवाब है वो एसएससी द्वारा दिया गया। अब कुछ समय बाद जो है एसएससी है उन्होंने अपना एक जो स्टेटमेंट है वो चेंज कर दिया। जो स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्वेलरी था उन्होंने बताया कि पहले तो वो बता रहे थे कि उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है, गलत किसी ने उन्होंने उनका पेन यूज किया है जिस वजह से वो ज्वेलरी जो है बेची है। लेकिन उनके बाद में उन्होंने कंफर्मेशन दिया कि ये जो ज्वेलरी है उनके कोई एक रिलेटिव है जिनके पास पेन नहीं था, उन्होंने ही वो ज्वेलरी खरीदी है। लेकिन एओ द्वारा उनकी बात जो है नहीं मानी गई, क्योंकि कोई भी बैंक स्टेटमेंट रिगार्डिंग जो पेमेंट हुई है या कोई भी बिल जो है ज्वेलरी का वो प्रोड्यूस नहीं किया गया है। सिर्फ एक सिंपल पेपर पर जो पुत्रन सिंह था जो उनके रिलेटिव थे जिन्होंने ये ज्वेलरी परचेज करी है उनसे कंफर्मेशन ले लिया है। तो यहां पर जो एओ है इनकी अनडिस्क्लोज इनकम और इन्वेस्टमेंट मानकर सेक्शन 69 के तहत इन पर एडिशन कर देता है। अब इसके अलावा जो फिक्स डिपॉजिट की जो बात थी, जो गिफ्ट इनके फादर से मिली थी, एओ द्वारा वो एक्सेप्ट किया जाता है, उस पर कोई भी एडिशन नहीं होता है। लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी 1.56 करोड़ की, जिसके तहत एओ द्वारा 133 के अंदर जो श्रीनिवासन जी है उनको जो है नोटिस भेजी जाती है और उनसे लोन कंफर्मेशन, उनकी बैलेंस शीट, आईटीआर की कॉपी मांगी जाती है। लेकिन श्रीनिवासन जी द्वारा कोई भी रिप्लाई या रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता, जिस वजह से एओ द्वारा ये भी एडिशन कर दिया जाता है, यानी 1.56 करोड़ जो है वो भी एसएससी की इनकम में एडिशन कर दिया जाता है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रूफ एक्सप्लेनेशन जो है मिस्टर श्रीनिवासन जी जिन्होंने पेमेंट किया था, जो 50% शेयर थे, उन्होंने कोई भी यहां पर प्रूफ एविडेंस नहीं किए कि यहां पर ये लोन जो दिया गया है, ये जो पेमेंट है, एओ मान रहा था कि ये अनडिस्क्लोज इनकम है एसएससी की, उसके तहत ही ये जो है पेमेंट हुई है और इसकी अनडिस्क्लोज इनकम मानकर एडिशन किया जा रहा है। तो एसएससी का क्या सबमिशन था सीआईटी अपील के अंदर, जहां पर उन्होंने एओ के ऑर्डर की अपील करी थी। एसएससी का यह कहना था जो ज्वेलरी परचेज हुई है वो उनके रिलेटिव पुत्रन सिंह जी ने करी है, उनके पास पैन नहीं था, जिस वजह से उन्होंने अपना पैन जो उन्हें दिया था और उन्होंने ये कैश में परचेज करती। उनकी कुछ एग्रीकल्चर और सेविंग इनकम थी जिसकी थ्रू उन्होंने ये ज्वेलरी परचेज करी है। एक कंफर्मेशन जो लेटर है वो भी इन्होंने एओ को सबमिट किया था। इसके अलावा बात करते हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो पेमेंट है श्रीनिवासन जी ने किया है, जो हम यहाँ पर 50-50% जो है प्रॉपर्टी ओन्ड करते हैं, यानी 50% शेयर मेरा है और 50% शेयर जो है वो श्रीनिवासन का है, लेकिन जो पेमेंट है वो श्रीनिवासन जी ने करी है। और अभी भी उनके अकाउंट में जो डेटर साइड है वो मेरा नाम वहां पर खड़ा हुआ है, यानी बैलेंस शीट में अभी भी मुझे उनको पेमेंट करना बाकी है, एज ए लोन मुझे वो दिखा के रखा हुआ है, लेकिन उस पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जा रहा। उसका कारण बताया गया, उनकी जो डॉटर है उनके ही ये फ्रेंड्स हैं, बहुत सालों से फ्रेंड्स हैं, जिस वजह से वो कोई भी ब्याज नहीं ले रहे हैं। इसी ने यहाँ पर जो है कुछ सबमिशन किए, बैलेंस शीट, आईटीआर की कॉपी सबमिशन की और लोन अमाउंट बताया, लोन आउटस्टैंडिंग बताया कि आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है। तो सीआईटी अपील के अंदर ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो है वो अनएक्सप्लेन इनकम तो नहीं है, यानी सेक्शन 69 के तहत एडिशन नहीं होगा। लेकिन यहां पर सीआईटी अपील ने इसे गिफ्ट मान लिया है, क्योंकि यहां पर कोई भी बेनिफिट जो है दूसरे को अराइव नहीं हो रहा था, सिर्फ एसएससी को ही यहां पर जो बेनिफिट हो रहा था, जिस वजह से यहां पर पूरा का पूरा 1,56,00,000 रुपए जो है वो जो है एज ए गिफ्ट रूप में सीआईटी अपील कर रही है। एसएससी का कहना था ये लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में कंफर्मेशन दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सीआईटी अपील के अंदर इसको एज ए गिफ्ट मान रहे हैं। अनएक्सप्लेन इनकम तो नहीं मान रहे, लेकिन एज ए गिफ्ट सेक्शन 56(2) के तहत है, अगर आप किसी फ्रेंड्स रिलेटिव से अगर पैसा लेते हैं तो वो गिफ्ट माना जाता है, उसके सामने कंसिडरेशन में अगर आपने कुछ भी नहीं दिया है तो ध्यान रखिएगा ये गिफ्ट मानकर उनका जो है एडिशन किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं आईटीएटी का क्या फाइनल डिसीजन इन दोनों केस के अंदर दिया गया है। तो आईटीएटी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सबसे पहले ज्वेलरी की बात करते हैं, जो ज्वेलरी कैश में परचेज करी गई थी अराउंड 14,33,000 रुपए की,
उस पर ITAT ने यह कहा, ये जो भी ज्वेलरी परचेस करी गई है यानी उनके रिलेटिव द्वारा करी गई है, पुत्रन सिंह द्वारा जो उनके रिलेटिव है जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके बेटे से द्वारा उनको कंफर्मेशन लेटर जो मिला गया है, लेकिन पुत्रन सिंह द्वारा कोई भी यहां पर एविडेंस जो है वो यहां पर SSC नहीं दे पाए, ना ही उनका कोई डेथ सर्टिफिकेट दिया है, ना ही वो ये बता पाए, ये प्रूव कर पाए कि जो उनसे एग्रीकल्चर इनकम हुई है या कहीं सेविंग अकाउंट की इनकम हुई है उससे उन्होंने ये परचेज किया है। ऐसा कोई भी प्रूफ, क्रेडिट वर्थनेस, आइडेंटिटी जो है नहीं दे पाए। इसके अलावा जो बिल था वो भी SSC के नाम का था, जिस वजह से ये जो ग्राउंड है वो हम रिजेक्ट करते हैं। यानी जो ज्वेलरी एडिशन जो CIT अपील के अंदर किया गया है, AO द्वारा भी किया गया है, वो सही माना है, यानी अनएक्सप्लेन इनकम, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट माना है, और एडिशन जो है वो 14,33,000 का आपका होगा। यहां पर आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड ITAT बेंगलुरु का यह कहना था, जो प्रॉपर्टी जो सेल डीड बनाई गई थी जिसके अंदर सिर्फ SSC का ही नाम है, यानी वही एक बेनिफिशियल ओनर है, परचेज डीड के अंदर कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया है कि कोई भी शेयर जो वो अलोकेट किया गया है, यानी पूरा का पूरा जो बेनिफिट है वो SSC जो है वो एंजॉय कर रहा है। इसके बावजूद भी जो पेमेंट है वो श्रीनिवासन जी ने करी है, भले SSC ने कितना भी आर्गुमेंट क्यों ना किया है कि उनका अभी भी लोन जो अमाउंट है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, श्रीनिवासन जी को जो है लोन पेमेंट देना बाकी है, लेकिन ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये जो आर्गुमेंट है वो रिजेक्ट किया जाएगा। ये इनकी अदर सोर्स ऑफ इनकम मानी जाएगी। जो भी पैसा लोन आउटस्टैंडिंग है उसे अदर सोर्स ऑफ इनकम मानकर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 के तहत जो है वो एडिशन होगा। यानी भले ये लोन आउटस्टैंडिंग क्यों ना हो, अगर जो श्रीनिवासन जी है जिन्होंने आपको ये पैसा जो आपके बिहाफ पे दिया है, जिसके अगेंस्ट आपने अभी तक कोई पेमेंट नहीं करी है, आप बेनिफिट पूरी एंजॉय कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की नाम भी आपका प्रॉपर्टी में है एज ए फर्स्ट ओनर, तो आप ही बेनिफिट यहां पर एंजॉय कर रहे हैं, मतलब आप पर ही टैक्स एडिशन किया जाएगा। तो भले ही लोन क्यों ना है तो भी यहां पर जो एज ए गिफ्ट एडिशन किया गया है इस केस के अंदर। तो फाइनली ITAT ने यह डिसीजन दिया, जो अपील करी थी SSC द्वारा ज्वेलरी और इमूवेबल प्रॉपर्टी के एडिशन को लेकर, वो रिजेक्ट कर दी गई है। यानी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो इस केस के अंदर दिया गया है। यानी अगर आप किसी से लोन लेते हैं और वो लोन जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन लेते हैं और इतने ह्यूज अमाउंट में आप ले रहे हैं, उसका कोई भी पेमेंट या आप इंटरेस्ट नहीं कर रहे, उसका बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं, तो उस केस में अब आपकी इनकम में उसको एडिशन कर दिया जाएगा एज ए गिफ्ट के तौर पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपने किसी से फ्रेंड से लोन लिया या नॉन रिलेटिव से अगर आपने लोन लिया है तो उस केस में आप पर एडिशन हो सकता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है बताया। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।